हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरिता ब्लारा क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो में क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमारी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। आई एम टेकिंग पेन, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ऑल दीज आर द क्वेश्चन ऑफ हिंदी पेडागोजी और ये हमारा मैराथन सेशन होने वाला है एंड ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 106। अब देखिए क्वेश्चन 106 क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ते हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो उसमें जो सबसे चीज़ महत्वपूर्ण है, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। देखो, हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ेंगे तो कोई चीज़ हमारे आगे लिखी होगी तभी हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी लिखित सामग्री है, अगर हम उसका निहितार्थ समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, तो मतलब वो हमारे लिए समझकर पढ़ने में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय है। सारी बातें उच्च प्राथमिक स्तर पर हो रही हैं कि हमें बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता को असेस करना है। तो उनके प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो हमें बताना है। तो हमें किस पे प्रयोग देना होगा। हिंदी भाषा की क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो हमें भाषा प्रयोग पर ही बल देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब वो बोलकर अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए अब वही असेसमेंट करना है उसका मौखिक अभिव्यक्ति का। तो उसके लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पर्सन पूछेंगे आप तब भी बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति देगा। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्री चर्चा, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन हो गया उसको प्री चर्चा बोलते हैं, और उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में मौखिक अभिव्यक्ति बच्चा अपने कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। किसके माध्यम से हम व्याकरण की समझ को माप रहे हैं? प्रश्नों के माध्यम से। तो क्या ये पूर्णतः उचित है? बिल्कुल यह पूर्णतः उचित है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 110 पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है भाई, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। मतलब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीख रहे हैं तो उसको क्या प्रभावित करेगा हमारी भाषा सीखने को। तो शिक्षक का जो भाषा शिक्षण संबंधी रवैया है वो किस तरीके का है, वो क्या करेगा हमारी भाषा सीखने को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। किसका? शिक्षण का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। मैंने क्या बताया था, एक निमोनिक्स आपको बताया था, डिसलेक्सिया, लक्ष्य पढ़ना नहीं आता। डिसलेक्सिया से लक्ष्य आप याद रखिए, तो लक्ष्य पढ़ना नहीं आता। तो उसको किस में प्रॉब्लम है, पढ़ने में जो कठिनाई महसूस करते हैं, तो वो किससे ग्रस्त हैं? इसका मतलब वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। तो 111 का करेक्ट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, भाषा अर्जन मतलब जो हम अपने वातावरण से भाषा को अर्जित कर रहे हैं, अपने समाज से सीख के, अपने बड़ों से सीख के, अपने फैमिली मेम्बर से सीख के, तो उसमें बच्चे भाषा को 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। नेचुरली वो सीख जाते हैं, ना कोई फॉर्मेलिटी होती वहाँ पे, अनौपचारिक रूप से बच्चे भाषा का प्रयोग करना वहाँ पे सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा और भाषाएं एक संसाधन है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है, एक कठिन समस्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा है, मतलब उसमें हर तरीके के बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो वहाँ पे आप भाषा को क्या लेंगे, क्या मानेंगे भाषा को? तो वहाँ पे भाषा एक टूल की तरह एक्ट करेगा, एक संसाधन की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा
मतलब जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरीके के बच्चे हैं को, तो उस कक्षा का स्वरूप निर्धारित करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, शिक्षण प्रक्रिया की जो टीचिंग मेथड है वो किस तरीके के अपनाए जाएंगे समावेशी कक्षा में बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसका इम्पोर्टेंट प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस कथन का संबंध किस से है, ये जो कथन है वो किस से रिलेटेड है, तो इस कथन का जो संबंध है भाई वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। वाइगोत्स्की ने ही अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि जब हम भाषा सीखते हैं तो उस भाषा सीखने में एक बच्चा भाषा ज़्यादा कब सीखता है, एक तो जब उसको लैंग्वेज आती है, दूसरा उसी लैंग्वेज की वजह से वो लोगों के साथ जो उसकी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे इंटरेक्शन कर पाता है। तो ये बात हमारे वाइगोत्स्की जी ने बोली है। नेक्स्ट देखिए 116 में क्या कहा है भाई, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। सही रूप से समझने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप करनी है तो हाँ आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। हम बच्चों को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जिसमें हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों को लाया गया है। नेक्स्ट देखिए 117, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित नहीं है पूछा है भाई, ये क्वेश्चन में आपने ध्यान देना है। तो स्वाध्यायशील का विकास ये बिल्कुल अपेक्षित है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास हो ये भी हो, चिंतनशीलता का विकास भी बच्चे के अंदर हो, लेकिन सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास ये तो हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं, छोटे बच्चों के लिए करते हैं, तो ये वहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 118, देखिए हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब आप एक हिंदी टीचर हैं तो एज अ हिंदी टीचर आप इन चारों में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो किसको मानते हैं कि बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग हम सिखाएं, अलग अलग सिचुएशन में हमें भाषा का प्रयोग कैसे करना है ये चीज़ हम बच्चों को सिखाएं। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, किस तरीके से उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जो वो बच्ची है रूबी है उसकी पसंद का कार्य करने के लिए उसको कहेंगे अगर उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 120 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है। सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है ये हमने बताना है, तो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा बाल साहित्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 136 जो कि रिलेटेड है पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। मतलब 4 कथन है, इनमें से एक ही कथन हमारा पोर्टफोलियो के संबंध में सही है। और इसमें क्या होता है पोर्टफोलियो के अंदर, इसमें बच्चों की कर्मिक प्रगति मतलब एक जो सीक्वेंस में उन्होंने अचीवमेंट को अचीव किया है उसके बारे में हमें पता चलता है बच्चों के पोर्टफोलियो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लगातार और जो व्यापक कॉन्टीन्यूअस और जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, तो अगर हिंदी भाषा में हम वो करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य एम क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में यह क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाषा हमारी या हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। तो भाषा किसको व्यवस्थित करती है, अगर हमें भाषा आती है तभी हमारे माइंड में थॉट आते हैं, तो भाषा जो है वो हमारी विचार प्रक्रिया जो थॉट प्रोसेस होता है उसको व्यवस्थित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा हमें डैश व डैश की अनोखी खो दुनिया में ले जाती है। भाई सब कुछ अगर हमें भाषा आता तभी होता है, तो एक तो भाषा आती है तो हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है,
ठीक है, भाषा से ही ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो हम क्या जो एक कल्पना की दुनिया में इमेजिनेशन हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, तो कल्पना की अनोखी दुनिया में हमें भाषा ही लेकर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, मतलब मैंने यहाँ पे भी एक निमोनिक आपको बताया था, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में आपको ग्राफ से याद रखना है कि ग्राफ बनाना ही नहीं आता। ग्राफ बनाना नहीं आता तो मतलब लिखने में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, बनाओगे किससे? हाथ से, राइट करके, तो वो आपको लिखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो आप ये सिम्टम्स किसके हैं आपके अंदर? डिस्ग्राफिया के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। हिंदी भाषा की कक्षा में, किसकी कक्षा है? हिंदी भाषा की कक्षा है। हिंदी भाषा की कक्षा में क्या होता है? सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। ठीक है, वो सोचे किसी भी सब्जेक्ट की हुई, अगर यहाँ भाषा की बात हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे हैं वो एक ही भाषा के हों, तो एक ही भाषा के बच्चे वहाँ पे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 142 है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? तो देखिए, ये भी बहुत बार हुआ है कि आपके पास ऐसी पाठ्य सामग्री हो जिसमें विविध स्वरूपी भाषा का प्रयोग किया गया हो, तो विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कक्षा में जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। बहुभाषिक एक एनवायरनमेंट हमारी कक्षा के अंदर है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? इन चारों में से हमने क्या कराना है? व्याकरण शिक्षण कराना है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। मतलब आप व्यवहार में, आम चाल की, बोल चाल की भाषा में आप उस व्याकरण के पक्ष पर कितना बल दे रहे हैं। क्या हम कोई कथन, कोई शब्द, कोई वाक्य बोल रहे हैं तो क्या वो व्याकरणिक दृष्टि से हम सही बोल रहे हैं? ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि और क्या होना चाहिए उसमें? और होना चाहिए विविध भाषाओं के लिए भी स्थान हम उपलब्ध करवा पाएँ। किसमें? पाठ्य पुस्तकों में। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था भाई। त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान है, तो वो सभी को पता है कि हिंदी जो है वो हमारे देश की राजभाषा के रूप में है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में स्वीकारी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? जो कथन सही है वो फाइंड आउट हमें करना है। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी भाषा को, देखो किसी भी लिपि को किसी भी भाषा में आप नहीं लिख सकते, लेकिन किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखी है वो पॉसिबल है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वाइगोत्स्की ने किस पे फोकस किया है भाई? सामाजिक अंतःक्रिया पर, सोशल इंटरेक्शन पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन के स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। एक चेतन होता है, एक अवचेतन होता है, अचेतन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात यहाँ पे हो रही है। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति की मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही धारणाओं, किसको गढ़ती है?
धारणा और कार्यक्रम को गढ़ती है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, मतलब हमें पढ़ना सीखना है तो उस चीज़ के लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को हमें मिले, तभी हम पढ़ना सीख पाएंगे। और ये हमारी, अगर हम कुछ पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो उसके लिए ज़रूरी भी है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वर से डैश का माध्यम है। तो भाषा किस किस का माध्यम है, ये फिर से हमें बताना है। तो भाषा हमारी बातचीत करने का माध्यम है। अगर हम अपने विचार, मन के विचार किसी दूसरे के आगे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो हम बोलकर करेंगे और भाषा ही उसका जरिया बनेगी। तो भाषा एक बातचीत का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के होकर रोते हो, जो यह कथन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ भाई, ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। मतलब यहाँ जेंडर की दृष्टि, एक जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिता है, उस चीज़ को ये कथन दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, सही कौन सा है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, और कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो सबसे देखिए, वैसे तो सारे ही ठीक हैं, लेकिन हमें कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। एक भाषा के अध्यापकों को बच्चों में, भाषा का टीचर है तो वो बच्चों में किस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि वो बच्चों को विविध संदर्भों में, विविध सिचुएशन में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर उनमें बल दे। नेक्स्ट देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इस कथन पर आपकी राय है? ये बिल्कुल, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफिएबल था इससे। तो ये बिल्कुल बहुत हद तक संभव है, मतलब ये संभव है, लेकिन आप किसी भी लिपि को किसी भाषा में कन्वर्ट करने की सोचो तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सभी विषयों के डैश में है। तो भाषा भाई सभी विषयों का सेंट्रल पार्ट है, सभी विषयों के केंद्र में है। कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो वो किसी क्या इंग्लिश और हिंदी भाषा में वो जरूर, या किसी और भाषा में आपको मिलेगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि क्या मानते हैं हम? ये हमने फाइंड आउट करना है कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है भाई? अगर हमें अलग अलग तरीके की सामग्री पढ़ने को मिलती है तो हम भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ जो एक हमारे अंदर होनी चाहिए वो बनती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य, मतलब कुछ साइंटिफिक लेसन जो हैं वो डाले गए हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट्स में, तो उनको पढ़ाने का या पढ़ाने का एक उद्देश्य क्या है कि हम विज्ञान की भाषा को भी समझ जाएं। थोड़ी जो विज्ञान की साइंटिफिक लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, तो अगर हम हिंदी में भी उसको साथ जोड़ेंगे तो वहाँ से हमें जो एक वैज्ञानिक या साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उनका भाषा में हमें यूज़ करना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का आकलन, मतलब आपकी राइटिंग स्किल को असेस करना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा? सॉरी स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो भाई सबसे उपयुक्त रहेगा वो रहेगा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है।
हिंदी के पाठ हैं, लेकिन उसमें जो शब्द दिए गए हैं ना वो दूसरी भाषा के हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास मतलब आपके नज़रिए से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो किसको समझने में मदद करता है? वो हमें पाठ की अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है, पाठ को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री है, उसमें जो हम अनुवाद सामग्री रखते हैं, अनुवाद करते हैं किसी कविता के का सरलार्थ जो हम करते हैं, उसको रखने का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है। तो वो हम क्यों करते हैं भाई? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर हमें मिल जाते हैं, इसीलिए हम अनुवाद सामग्री को भी हम अपनी पाठ्य सामग्री में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में एक टीचर का जो रोल रहेगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त जो टूल हैं, उपकरण हैं, साधन हैं, वो एक टीचर उनको प्रोवाइड कराए। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य है। किस उद्देश्य से हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाते हैं? तो एक उद्देश्य क्या है कि हम भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान कर पाएँ और उसका विश्लेषण करने में हम समर्थ हों। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या करे? कक्षा 8 का बच्चा है कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना बच्चे को आए। ये उच्च प्राथमिक स्तर की ही बात हो रही है, क्योंकि बच्चा कौन सी क्लास में है? यहाँ पे बच्चा 8th क्लास में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है। ये क्वेश्चन भी पहले आया है। तो क्या अनिवार्य है? कि हमारे पास समृद्ध भाषा का प्रवेश हो, जो हमारा वातावरण है उसमें समृद्ध भाषा का प्रवेश की उपलब्धता हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए स्टूडेंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में जो हम हिंदी भाषा को असेस करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ कर ही उस भाषा का प्रयोग करें। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 भाषा अर्जन मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, भाषा एक्विजिशन होता है लर्निंग का हमारे एनवायरनमेंट से, उसके संबंध में अगर हम बात करें तो कौन सा कथन सही है कि यह स्वाभाविक होता है, सहज होता है, नेचुरली रूप से हम अपने फैमिली मेम्बर से, एक छोटा बच्चा जो होता है अपने फैमिली मेम्बर से वो भाषा का यूज़ करना सीख जाता है। क्लियर है। 141 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य किसको किया है भाई? पाठ्य पुस्तक में शामिल विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। तो उसका जो एक रीजन है शामिल करने का, वो क्या है कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित हम करा पाएँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक मिनट, हाँ 142 पे आ जाते हैं। पहले आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। जो असेसमेंट करते हैं तो वो हम किस लिए करते हैं? ताकि बच्चे की सीखने में मदद हो। ठीक है, तो आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट 143, जो हम दृश्य मतलब जो चीज़ हम देख पाते हैं, श्रव्य मतलब जो हम सुन पाते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे
कब उपयोगी होगा? जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। मतलब अगर उनको देखकर, सुनकर उनके माइंड में कोई विचार आया, कोई क्वेश्चन आया, तो वो उस बौद्धिक प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, दे पा रहे हैं, वो डिस्कस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना। तो वो तभी हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जो हमने बच्चों को कुछ सिखाने में किया है उसका उपयोग, उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो डायरी लिखना, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य, राइटिंग का जो कार्य करना है उसमें क्या है, डायरी लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 145 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? सबसे एग्जैक्ट नहीं पूछा, सबसे जो वीक पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, लिखने में नए शब्द का इस्तेमाल करना, ये तो वीक नहीं है। लिखने में तार्किकता का समावेश, ये भी नहीं है। भाषा का क्रिएटिव रूप से प्रयोग करना, ये भी नहीं है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का ही प्रयोग हो, तो ये क्या है, भाषा के आकलन में सबसे कमज़ोर बिंदु है। भाषा और लिपि के बीच क्या होता है? क्या होता है भाई? भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई निश्चित संबंध इन दोनों के बीच नहीं होता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक बल आप किस चीज़ पर देंगे? तो किस पर रहेगा हमारा सर्वाधिक बल? पोर्टफोलियो पर। एक मिनट भाई, जस्ट वेट स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। देखिए भाई, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु जो पूछा है वो है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, ये नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। भाषा और लिपि के बीच, तो भाई भाषा और लिपि के बीच ना एक तार्किक संबंध होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो इन दोनों के बीच तार्किक संबंध होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो है लिखित परीक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 148। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो बच्चों की भाषाएं वहाँ पे हम पहले भी बताया था, हम उनको एज अ टूल यूज़ करते हैं, तो वो संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति, दो पद्धति मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आगमन और निगमन। तो जो आगमन पद्धति है हम उसमें क्या करते हैं, हम उदाहरण से नियम की ओर आगमन पद्धति में मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है, तो वो भाषा क्षमता का संबंध सबसे ज़्यादा किसने बताया? तो इसका जो संबंध है वो वाइगोत्स्की के साथ है। एक बार भी मैं ऊपर के आंसर भी एक बार दोबारा चेक करना चाहूँगी। 141 का देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यों को पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, विभिन्न विषयों पर आधारित है, तो भाई ये नहीं होगा, ये रहेगा अन्य विषयों का सरलीकरण करना। एक बार आप इनको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। 140 पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये ठीक है भाई बिल्कुल। 139 भी एक बार चेक कर लेते हैं। 139 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। एक मिनट भाई, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो है हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी। वैसे ये ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक मेरे को लग रहा है। सेकंड और थर्ड ये दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे।
142 को हम देखते हैं एक बार। 142 को है, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। कितना सीखने को आंकने, पृष्ठ पर तुलना, भाषा की जानकारी। तो हम आकलन का जो प्रयोग करते हैं ना, उससे क्या होती है, भाषा की जानकारी के लिए होना चाहिए। मतलब हम अगर लैंग्वेज में असेसमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को भाषा की जानकारी कितनी है। 143 पे देखते हैं। 143 है भाई, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। ठीक है, मतलब जो भी उसने देखा उस प्रक्रिया को अगर बच्चे समझा पाएँ, बता पाएँ। नेक्स्ट 144 का देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये शायद मैं करेक्ट करा चुकी हूँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये डायरी लिखना नहीं भाई, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट था, ये मैंने आपके करेक्ट करा दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर की बात हुई है, तो हम उनका जो आकलन करते हैं भाषा का, उसको करने का उद्देश्य क्या है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का हम आकलन कर पाएँ। 107 देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में, आकलन को आप पता सबको चल गया भाई, भाषा की जो जजमेंट है वो देखने में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है। कहानी कहना तो है, कहानी लिखना भी है, घटना वर्णन भी है, लेकिन जो श्रुत लेख है वो भाषा आकलन में कुछ हद तक तो देखो ये भी है, लेकिन सबसे कम प्रभावी तरीके की बात करें तो वो हमारा श्रुत लेख रहेगा। 108 देखते हैं, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो जो यह विचार है किस तरीके का है, ये बिल्कुल पूर्णतः सही है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि बच्चे ने कितना सीखा, उसे ये भी पता चलता है कि जिस टीचिंग मेथड से उसने भाषा को या किसी भी सब्जेक्ट्स को सिखाने की कोशिश की है, तो क्या वो जो मेथड था, टीचिंग मेथड था, क्या वो इफ़ेक्टिव था। तो ये बात पूर्णतः सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा और उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा ने किस आधार पर जानकारी दी, पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही क्या होता है, एक कर्मिक रूप से जो बच्चे की प्रगति है, जो उसकी अचीवमेंट है, उसका ब्यौरा हमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में वही जो चित्र बनाना भी, जो चित्र बनाते हैं ना बच्चे, ड्राइंग करते हैं, वो भी उनका लिखने के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, किसकी बात हुई है, कौन से स्तर की, प्राथमिक स्तर की। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है ये हमने बताना है। अनुमान बच्चे लगा सकते हैं, संदर्भानुसार अर्थ, बच्चे पढ़ने का उद्देश्य और अक्षरों की पहचान। तो प्राथमिक पढ़ना सीखना है ना, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण, तो वही देखिए यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण की अगर हम बात करते हैं 1 में, तो वो रहेगा अक्षरों की पहचान। भाषा अर्जन क्षमता जो है वो किसके साथ संबंधित है, तो सभी को पता है ये बात कि हम अपने वातावरण से सीख लेते हैं, ये बात चौमस्की से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चे को बाल साहित्य की जानकारी यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात डैश है।
क्या है यह बात? स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग घर से सीखते हैं और उसी भाषा में वो अपनी बात को कह पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो जो भाई बहुभाषिकता है वो हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, हमारे देश में सभी ने देखे होंगे, बहुभाषी देश हमारा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में क्या डाला गया? कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या ये बाधक है, क्या ये सहायक है, क्या ये निरर्थक है, क्या ये अनुपयोगी है? तो जो हम ये डालते हैं ना, कार्टून डाला, भाषण डाला, कोई विज्ञापन डाला, तो ये सारी चीज़ें बच्चों की भाषा की डेवलपमेंट में, लैंग्वेज की डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 117, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इन शब्दों को देख के आप क्या कहेंगे कि वह अनुनासिक चिन्ह है। एक अनुस्वार होता है बिंदु, और जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं इसको अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, वो उसको सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, हमें भाषा से रिलेटेड कोई कार्यक्रम शुरू करना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को हम पहले पहचान लें। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो वो 2 या 3 भाषाओं को समझ भी सकते हैं उनको, और वो बोलने की क्षमता भी उनके अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। तो जब हम भाषा को सीखते हैं तो हम उसकी अवधारणाओं को सीखते हैं और उसके अंदर जो शब्दावली प्रयोग की गई है उसको सीखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 121 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने की जो एक अभिव्यक्ति होती है उसका विकास हमें करना है, तो उसमें सबसे कम प्रभावी क्या रहेगी? घटना का वर्णन करना ठीक है, कहानी को अपनी भाषा में कहना भी ठीक है, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना भी, लेकिन कहानी को शब्दशः दोहराना, एज इट इज़ उन्हीं शब्दों में दोहराना, ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कम महत्वपूर्ण है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो भाई इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये हमारे भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। तो यहाँ पे मीता ने जो प्रयोग किया कि हर 5वें शब्द में उसने रिक्त स्थान दे दिया, तो उसने किस चीज़ का प्रयोग यहाँ पे किया है? तो उसने क्लोज प्रिक्शन होता है एक, उसका यूज़ उसने किया है। क्लोज टेस्ट कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, दिया जाता है। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो रेखांकन के माध्यम से और चित्रांकन के माध्यम से भी हम जो राइटिंग स्किल है वो बच्चों की डेवलप कर सकते हैं। 140 क्या है? मुदिता अक्षर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे कि जो मुदिता है उसकी जो भाषा है वो बोलती है, उसकी उस भाषा बोलने में उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो भाषा क्षमता के विकास में जो सबसे ज़्यादा सहायक है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? ठीक है, भाषा क्षमता के विकास में ये पर्सन है भाई जो कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा
अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा है भाई वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो अगर हम बात करें स्किनर ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है, उसने कहा कि हम किसी भी चीज़ को अनुकरण करके सीख सकते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने में स्पेशली अनुकरण को, ये हम इमिटेशन आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। 144 देखिए, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है, सर्वाधिक जो सहायक चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहेगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। कौन सा पर्सन कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो कौन सा पर्सन यहाँ पे करेगा भाई? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो हर बच्चा उसको अपनी भाषा में लिखेगा, तो टीचर जब उसको रीड करेगा तो एक बहुभाषिक बच्चे जो हैं दूसरों की लैंग्वेज को भी समझेंगे, उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। तो यह जो अभ्यास प्रश्न है, यह किस चीज़ का उदाहरण है? यह अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो किस तरीके की शिक्षण सामग्री सहायक होती है, ये क्वेश्चन है। तो वैविध्यपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। तो प्राथमिक स्तर की हम बात करें तो इस स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ये तीनों तो देखिए भाई उद्देश्य हैं, इनको पढ़ लेना। और जो ऑप्शन 4 है, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा की बारीकी और भाषा के सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। नेक्स्ट है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या यह एकमात्र उद्देश्य है? क्या ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये भाई एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का अर्थ इन्होंने हमसे पूछा है, तो पढ़ने का अर्थ क्या होगा? पढ़ कर किसी चीज़ को उसको समझना, यही हमारा पढ़ने का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बच्चे भाषा को बेहतर तरीके से सीखते हैं कब? जब उनकी भाषा का जो परिवेश होता है वो समृद्ध होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हमसे पूछा गया है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आकलन की दृष्टि से वो अवलोकन रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता को प्राप्त करना। तो इसमें हमें बुनियादी दक्षता को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो देखिए, अगर हमें भाषा के कौशलों को सीखना है तो उनको क्या बोला जाता है? एकीकृत रूप में। ठीक है, किस तरीके से कि वो इंटर रिलेटेड हैं, एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है? तो सबसे प्रभावी विधि की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी आगमन विधि, जिसमें हम उदाहरण से नियमों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार क्या है? अब देखिए, जो रक्त है, जो या हमारा शरीर है, तो इसमें किस तरीके की शब्दावली मिलेगी ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विज्ञान संबंधी शब्दावली। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए भाई, इसमें विज्ञान संबंधी शब्दावली तो होगी, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिंदी भाषा की जो विभिन्न रंगत हैं कि उसका रिलेशन हर सब्जेक्ट से है, हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज से है, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों के विचार से यह जुड़ा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तो यह भाषा की स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। मतलब वही हो गया कि जितने भी हमारी भाषा की स्किल्स होती हैं वह इंटर रिलेटेड हैं, यहाँ से ये क्लियर होता है। तो यह जो विचार है हमने बताना है, यह जो विचार है यह बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये छोड़ दीजिए, आप आइए भाई 136 क्वेश्चन से, क्योंकि हम पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संख्याओं के उदाहरण खोजकर लिखने हैं, ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो जो अगर हम अभ्यास में यह प्रश्न देते हैं तो अभ्यास का यह प्रश्न किस चीज़ का उदाहरण है? अभ्यास प्रश्न का संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण यह है कि मतलब हम लिटरेचर में भी व्याकरण को देते हैं और बच्चा समझकर उसको वहाँ से सोल्व करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे कमज़ोर पर्सन है। अब देखिए, आपको ये जरूर ध्यान रखना है भाई क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि हमसे पूछा क्या गया है, सबसे वीक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, सबसे कमज़ोर पर्सन हमारा हमें बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है हमारा 3। लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? ये वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन चारों में अगर हम बात करें तो सबसे कम इम्पोर्टेंट यही है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगा, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ एक टीचर को होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सत और व्यापक आकलन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर हम क्या करें? अवलोकन करें, उसको ऑब्जर्व करें बच्चे को। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। तो मुदित को क्या है भाई? पढ़ना नहीं आता, लक्ष्य पढ़ना नहीं आता, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बच्चे को है। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ किस तरीके के हों। इन चारों में से हमने फाइंड आउट करना है। तो किस चीज़ का ध्यान हमें रखना है? करेक्ट ऑप्शन है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। तो इस बात का हमें ध्यान यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। किसके प्रति बच्चों की रुचि जागृत करनी है भाई? पठन, जो उनकी रीडिंग है उसके प्रति। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। तो यह किस प्रकार का उद्देश्य है ये हमने बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है भाई वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोपरि। भाषा शिक्षण का यह एक सर्वोपरि उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए,
कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में जो सबसे सहायक है यहाँ पे वो रहेगा क्लोज परीक्षण। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हर 5वें अक्षर में रिक्त स्थान एक टीचर छोड़ देगी और बच्चे को वो फिल करना है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? श्रुतलेख है। देखिए भाई 145 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ है, भाषा विकास से ये श्रुतलेख जो होगा वो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। 146 का देखिए, पढ़ने का संबंध डैश से है। तो पढ़ने का जो संबंध होता है वो किससे होता है? अक्षर ज्ञान से, कि हमें अक्षर की कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषय के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि दूसरे विषयों का भी ज्ञान हम किसके साथ दे रहे हैं? दूसरे विषयों का ज्ञान जो है वो भी हम लैंग्वेज के साथ बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? भाई उसमें शिक्षा जो अर्जित करता है, वो भाषा जो अर्जित करता है, यह प्रवृत्ति जन्मजात है, तो उसको नई भाषा वो आसानी से सीख पाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो यह क्या रहेगा? लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि जो पठित सामग्री है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बात करें, भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। भाई ये तो मेरे को गलत लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई पठित सामग्री का तार्किक रूप से विश्लेषण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? तो अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वहाँ पे अगर बच्चे को आपने व्याकरण सिखाना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? आगमन विधि का, जहाँ हम कहाँ से कहाँ बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो एक उद्देश्य है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, ये भी उद्देश्य है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास हो, ये भी उद्देश्य है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को जानना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो 107 का जो करेक्ट आंसर रहेगा भाई वो रहेगा 2। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और फिर उसी भाषा का विश्लेषण करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर एक भाषा का उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 109 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा भाई 3, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा, ठीक है, भाषिक समृद्धि का भाषा व साहित्य अन्य विषयगत शिक्षण युक्त उपयोग किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो इस कथन का जो औचित्य नहीं है वो रहेगा 1, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना।
विद्यार्थियों में पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या जरूरी है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। 112 पे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो, ये नहीं है कि सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 113 भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बच्चे का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। जिस भाषा में भी वो अपने विचार रखना चाहते हैं, मातृभाषा में रखने चाहते हैं, तो टीचर वहाँ पे उनको फ्रीडम दे कि वो अपने विचार अपनी मातृभाषा में रख पाएँ। 115 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित है। देखिए, लिखने में ग्राफ बनाना नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम है, उसको डिस्ग्राफिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो क्या सहायक है भाई, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या आधार नहीं है, भाषाई परिवेश भी है, स्वाभाविकता भी है, सहजता भी है। ये भाषा अर्जित करने में तीनों ही है, लेकिन भाषा सीखने की अगर हम बात करें तो वहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की। तो यहाँ पे जो एक मुख्य अंतर नहीं है दोनों में, वो व्याकरण नहीं है, ये तीनों है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो क्यों ये भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, ये इसका अभिप्राय है। 119 देखिए, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आने प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस पर्सन का स्वरूप किसको पोषित करता है, ऐसा बच्चों को बोला गया। तो जो ये पर्सन का स्वरूप है वो किस चीज़ को पोषित करता है, वो करता है कि हमने इसी के संदर्भ में बच्चे को क्या सिखाने की कोशिश की है, व्याकरण सिखाने की कोशिश की है। तो संदर्भ में व्याकरण को ये पोषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे ये रहने तो भाई, ये यहाँ से स्टार्ट होगा भाई 136 से। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को क्या करने चाहिए, दर्शाए। सभी विकल्प सही हैं। बच्चों को हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं और हिंदी भाषा में साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठों की बात करें तो ऊपर दर्शाए गए सभी विकल्प सही हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, जो उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या नहीं है भाई, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। ठीक है, ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हम व्याकरण को बिल्कुल कंठस्थ करें, बिल्कुल रट लें, याद करें, तो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। सबसे कम सहायक क्या है वो बताना है। तो अगर
उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो हम पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके ही कुछ सीखे, वो सबसे कम सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 139। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? किसके लिए हम साहित्य का लिटरेचर को चूज़ कर रहे हैं भाई? बच्चों के लिए। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है एक टीचर को या जो भी करिकुलम को सेट करता है, कि वहाँ पे बच्चों का स्तर क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है। तो बच्चों का स्तर और रुचि, इस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी पर्सन है। क्या बताना है? जो सबसे प्रभावी पर्सन वहाँ पे है वो हमने बताना है। तो वो रहेगा, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तो ये सबसे सर्वाधिक पर्सन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 141। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो यह पर्सन है, ये क्या बताता है? कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को ये पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। भाषा को आकलन करना है, तो यहाँ पे पूछा सबसे कम प्रभावी है। पोर्टफोलियो प्रभावी है, बातचीत भी, अवलोकन भी, लेकिन जांच सूची यहाँ पे सबसे कम प्रभावी है। नेक्स्ट देखते हैं 143। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। तो राधिका ने जो यह विधि प्रयोग की, ये कौन सी है? देखो, हम जब उदाहरण से नियम की तरफ बढ़े तो वो आगमन विधि है, और जिसमें पहले हमने नियम बताया और फिर उस नियम की सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमने उदाहरण दिए, वो हमारी निगमन विधि है। 144 देखते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की और ध्यान आकृष्ट करना, यही उनकी एक क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में कौन सा कौशल उनका डेवलप करना है भाई? लेखन का कौशल। तो उस लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम जो सहायक है वो क्या है? कि कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो, अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो, अगर तुम्हारे घर किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे, नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। देखो, ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तो क्या है? लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, कि कविता को अधूरी पंक्तियों को देख कर पूरा करो, वहाँ पे तो बच्चे को क्या है? बुक से देखना है और उसको देख के पूरा करना है। तो यहाँ पे उनका हम एक तरह से जो आकलन है या उनकी अभिव्यक्ति है राइटिंग की, वो हम जांच नहीं पाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? तो क्या रहेगा भाई? कहानी पढ़कर सवाल बनाना पढ़ने लिखने की कुशलता में ये सहायक है। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, क्या मांग करता है? कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, यह मांग यह करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ताकि हम बच्चे को हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी दे पाएँ। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। नेक्स्ट करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हम संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना सीखें, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना
क्यों जरूरी है? हिंदी भाषा शिक्षण का यह एक मुख्य उद्देश्य है। ये वाली जो चीज़ इन्होंने मेंशन की है, ये हमारे हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारी हिंदी पेडागोजी के, और अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करते हैं तो काफ़ी हद तक आप हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सबने देखी है, में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। मतलब उन पाठ्य पुस्तकों में जो हिंदीतर भाषाओं की रचना है उनको भी स्थान देना चाहिए। रीजन क्या है, उनको क्यों देना चाहिए स्थान? तो रीजन यहाँ पे है क्योंकि जो बच्चे हैं वो हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से भी परिचित हो सकें। ठीक है। 108 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैसे देखिए नीचे क्लासेस में तो होती ही हैं, लेकिन इन्होंने किस स्तर की बात की है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है। तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो क्या है कि जो हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, ये उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षण का। 109 क्वेश्चन क्या है? जस्ट वेट भाई, एक मिनट भाई, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट थे। गद्य शिक्षण में, यहाँ से करते हैं दोबारा। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। क्या अपेक्षित नहीं है गद्य शिक्षण में? तो अनुकरण क्षमता का विकास नहीं है, भाषा की बारीकियां भी हम समझते हैं, कल्पनाशीलता का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, लेकिन अनुकरण क्षमता का विकास गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को स्थान मिलना चाहिए, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया। 109 पे आते हैं। भाषण, परिचर्चा, संवाद और बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो देखिए भाषण, परिचर्चा करना, डिस्कशन, संवाद मतलब डायलॉग, तो ये इससे बच्चों की किस क्षमता का विकास होता है, ये हमसे पूछा है। तो इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना। गद्य मतलब जैसे कविता का कोई पहरा हो गया, तो उसको अब सरलार्थ हम करते थे जब हम छोटी कक्षाओं में थे, तो उसको जो हम रूपांतरित करते हैं पहरे में, और पद्य को या फिर पद हमारे आगे पहरा है उसको गद्य में रूपांतरित करना, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। इस चीज़ में ये आपकी मदद करता है। 111 देखिए, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किस लेवल की बात हुई है? 8th क्लास की बात हुई है, तो आप किस सामग्री को महत्व देंगे? यहाँ पे हम लिटरेचर, जो साहित्यिक सामग्री होती है, उसको महत्व देंगे 8वीं में। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे? अब हमसे क्या पूछ ली? पद्धति पूछ ली, तो हम किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें जो बच्चे हैं वो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं किसी एक्टिविटी के थ्रू, मतलब उनका परस्पर आपस में कम्युनिकेशन होता है, ये आप बोल सकते हैं अंतःक्रिया में। तो इस तरीके की जो पद्धति है वो हिंदी सीखने सिखाने में हम यूज़ करेंगे। फिर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या तो, या फिर क्षेत्रीय, उस क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो भाषा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 114, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। 2 विधि होती है, एक निगमन विधि, निगमन मेथड, और एक आगमन विधि। तो आगमन विधि किस पर बल देती है ये हमने बताना है। तो आगमन विधि मतलब आप पहले उदाहरण दें, उदाहरणों पे बल दें, और फिर उन उदाहरणों को समझा के कोई भी नियम आप बनाएं, कोई भी रूल बनाएं, ये हमारी आगमन विधि कहती है। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है।
किस चीज़ को समझने में मदद करता है, तो यह विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में हमारी मदद करता है। 116 क्या है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। आपने चर्चा की कहानियों की विभिन्न शैलियों पर, तो ये बच्चों को क्या चीज़ समझने में मदद करती है, इससे बच्चे कहानियाँ रचने में माहिर हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए उनकी मदद होती है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? क्वेश्चन कुछ अनकम्प्लीट सा लग रहा है भाई। तो व्याकरण वैसे किस चीज़ पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई व्याकरणिक बिंदु आ गए, कोई व्याकरण का पाठ आ गया, तो आप उस चीज़ को स्पष्ट करें, उस चीज़ पर ये बल देता है। 118 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। मतलब उसके क्लास के जो बच्चे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी हो, सामाजिक हो और नहीं। 118 है भाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है भाषिक और सांस्कृतिक, सामाजिक व्यावसायिक नहीं, उसके कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि भाषिक हो व सांस्कृतिक हो। 119 देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जन संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो जो ऋषभ ने यहाँ सामग्री प्रयोग की है, क्या वो उपयुक्त है? इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई प्रामाणिक है। ठीक है, वो प्रमाण दिया उन्होंने, एक तो वो जो सामग्री ऋषभ ने उपयुक्त की है वो प्रमाणिक है। नेक्स्ट देखिए, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। मतलब कविता शिक्षण कर रहा है टीचर, कविता को पढ़ा रहा है, तो शिक्षक के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो ऐसे प्रश्न उत्तर जिनके उत्तर विभिन्न हो, या ऐसे प्रश्न हम कहें जिनके उत्तर अलग अलग हो, ऐसे प्रश्नों पर एक टीचर को फोकस करना चाहिए। 136 देखिए, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों के बोध स्तर का आकलन, बच्चों को कितनी समझ है उस चीज़ की, तो उसका आकलन करने के लिए दीप्ति ने ऐसा बोला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क आया था ना भाई 2005 का, 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा व्यक्तित्व का। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, सिमत। हम इसकी कोई एक और वीडियो ले आएंगे शब्दकोश की, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा शिमत। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या हो रहा है, कविता का शिक्षण हो रहा है, एक टीचर कविता पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भिन्न भिन्न भाव और भूमि, मतलब जो भाव है वहाँ पे वो क्या है, उन चीज़ों पे फोकस करना। नेक्स्ट देखिए, भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। तो किस तरीके की व्यवस्था है भाई? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान, नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? संवाद अदायगी। जो मतलब नाटक कर रहे हैं उसमें जो पर्सन है वो किस तरीके से डायलॉग को डिलीवर कर रहे हैं, संवाद अदायगी। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगी? कक्षा 8 के लिए तो हम किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे भाई? रहस्य और रोमांच को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी यहाँ पे क्या है? श्रुत लेख। ठीक है,
किसकी बात हो रही है? कक्षा 7 की। तो हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे कम प्रभावी यहाँ पे क्या है? श्रुतलेख है। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में, मतलब जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको रोचक भी बनाना है, उसको उद्देश्यपूर्ण भी बनाना है। तो उसमें सर्वाधिक प्रभावी चीज क्या है ये हमने बताना है। तो कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनसे जुड़े हैं वो एडवर्टाइजमेंट, और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। फिर हम उनमें से पढ़ेंगे कि रियलिटी क्या है सारे विज्ञापनों से। तो जो यह पर्सन है ये क्या शो कर रहा है कि बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में चीज़ें आई हैं तो उससे जो हमारी कक्षा है वो बाहर की दुनिया से जुड़ रही है। ठीक है, हमें बाहर के बारे में पता चल रहा है विज्ञापन के थ्रू। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने बताना है, तो वो हमारा क्या रहेगा? 146 का विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में आपने हिंदी भाषा को असेस करना है। तो जो वे पर्सन होंगे अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किस तरीके से वो बेहतर होते हैं? जो बच्चों की कल्पना, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके के पर्सन हम उनसे पूछते हैं। 148 देखिए, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह? मुरली वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या है? ये पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये किसके? अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा पर्सन सर्वाधिक उपयोगी है? तो यहाँ पे घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। बच्चों की सृजनात्मकता मतलब उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए, तो यही पर्सन उनका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है। 150 है भाई, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या है? तो वो है भाषा का परिवेश, कि आप जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप भाषा बोल रहे हैं वो किस तरीके का है, ये बात सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, मतलब मैटर करती है भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में, यही हमारा डिफरेंस बताती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भाषाई कौशलों के संदर्भ में भाषा के 4 कौशल हमने सीखे थे स्टार्टिंग में थ्योरी वीडियो में, जिसमें हमारा लिखना, बोलना, पढ़ना, और एक और था भाई राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वन मोर नॉट रिमेंबर यट। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये हमने बताना है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र, भाषाई कौशल एक क्रम में से सीखे जाते हैं, भाषा एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन, एक साथ हम भाषा के कौशल को नहीं सीख सकते, हम एक क्रम में सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा 91 का, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आंसर की में ये दे रखा है भाई, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, पर मेरे को ये नहीं लग रहा। भाषाई कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं। ठीक है, चारों में मतलब क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन वो एक क्रम में हम सीखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम मेथड, मौखिक मतलब जब बच्चा बोलता है मुख से, ठीक है, मौखिक, एक होता है लिखिक, तो उसमें 2 आ जाते हैं हमारे मौखिक में, सुनना भी आ जाता है और बोलना भी आ जाता है। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या है? बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, बिल्कुल, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल, किसी विषय पर चर्चा करना, बिल्कुल, लेकिन प्रश्नों के उत्तर पूछना, दूसरे से पूछे, वो सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
भाषा की जो डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 सही है, 1 नहीं है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, बिल्कुल सही है भाई। सॉरी भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी ठीक है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, मतलब उसको प्रारंभिक जब उसका जन्म होता है तो किस तरीके का भाषाई परिवेश उसको मिलता है, वो भी उसकी भाषा को समृद्ध बनाने में उसकी हेल्प करता है। और भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, नहीं, ये नहीं है, ठीक है, मतलब ये भाषा विकास के संबंध में बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, मतलब ये कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को हमें सेंट्रल नहीं बनाना, मध्यस्थ नहीं बनाना, और फिर भी हम दूसरी भाषा को सीख जाते हैं। तो ऐसा किस में होता है भाई, तो ये जो हमारी विधि है ये रहेगी 94 का 3, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हम ऐसा कर पाते हैं। अब देखिए, एक मिनट, एक बार हम इन विधि, ये विधि जो हैं, हम इन विधि को डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसमें कौन कौन सी आई है, एक अनुवाद विधि आई है, अनुवाद विधि से स्टार्ट करते हैं। अनुवाद विधि में क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनको व्याकरणिक नियमों के आधार पर, मतलब जो व्याकरण के नियम है उनके आधार पर लक्ष्य भाषा या फिर हम ये कहें कोई अन्य भाषा का एक भाषाई विवरण उनको समझाया जाता है, ठीक है। इसके साथ मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा में होने वाले अनुवाद प्रक्रिया को भी उनको समझाया जाता है, ठीक है। एक होती है हमारी ये विधि है भाई प्रत्यक्ष विधि, आप इसको लगाइए। इस 2 तरह की है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो दोनों कर लेते हैं। जो ये विधि है यहाँ पे बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, किसमें, अप्रत्यक्ष में। ये अप्रत्यक्ष में कभी हम बच्चे को नियम नहीं बताते और बच्चे को बिना उन व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए उनको कोई भी लैंग्वेज सिखा दी जाती है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, एक तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, क्लियर। और इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए, यही बात क्वेश्चन में कही गई है कि बालक की जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ नहीं बनाना, उसको सेंट्रल नहीं बनाना, और फिर भी उसको दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो इस विधि में भाषा प्रयोग की प्रधानता होती है, ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है। एक और होती है भाई द्विभाषी विधि, जो कि पहली विधि दे रखी है। तो द्विभाषी में क्या होता है, ये जो विधि है यहाँ पे बालक मातृभाषा और आप ये कह लीजिए विदेशी भाषा, दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग में लेते हुए, दोनों को वो प्रयोग कर रहा है, संयुक्त रूप से इकट्ठा करके विदेशी भाषा को सीख जाता है, ठीक है। और द्विभाषी विधि की मान्यता है बालक मातृभाषा प्रत्यक्षीकरण के साथ सीखता है ना, दोनों को संयुक्त रूप से सीख रहा है। तो बालक ने मातृभाषा का प्रत्यक्षीकरण तो किया ही साथ साथ, और उसके साथ साथ ही इस बच्चे ने सीखा। तो इसमें प्रत्येक शब्द को अनुदित नहीं किया जाता, और स्पेशली जो द्विभाषी विधि है भाई, इसका प्रयोग सम्मेलन, ये जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें किया जाता है, क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। भाषा अर्जन के संबंध में, भाषा को हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि जो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जिस समाज में, जिस संस्कृति में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसी के अनुसार हम किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया हमारे अंदर नेचुरली रूप से होती है, कि हमारे परिवेश में इन पर्टिकुलर शब्द का मतलब क्या निकाला जाता है। तो ये जो एबिलिटी है ये हमारे अंदर ऑलरेडी नेचुरली रूप से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है।
मतलब पाठ के जब अंत होता है, ख़त्म होता है, तो अभ्यास के क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी होती है, गतिविधियाँ दी होती है कि ये आपको करके देखनी है। तो इनमें से 3 तो उसके उद्देश्य हैं, एक उनका उद्देश्य नहीं है। तो पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना भी उद्देश्य है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना भी एक उद्देश्य है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये इनका कोई उद्देश्य नहीं होता देने का, और भाषा का विस्तार करना भी एक उद्देश्य है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ जो कला की शिक्षा है वो दी जाती है, तो उसको समेकित करने का एक उद्देश्य क्या नहीं है? नहीं है पे आपने ध्यान देना है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, कला को साथ लेके चलते हैं, उनमें रचनात्मकता का विकास होता है, चित्रों के माध्यम से उनमें अभिव्यक्ति का विकास होता है, लेकिन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, तो उसके लिए तो आर्ट नहीं सिखाई जाती, उसके लिए तो कला नहीं दी जाती। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों, मतलब किस तरीके की प्रैक्टिस और एक्टिविटीज़ हों जब आप पाठ का एंड करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट 98 का, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर जिनसे मिले, इस तरीके का अभ्यास व गतिविधियाँ हों। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के शिक्षण में मतलब वो खेल खेल में बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है ऐसा, ये हमने बताना है। ताकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये भी नहीं है। और खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, ये भी नहीं है। जो खेल होते हैं ना, खेल में हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उससे हमारी भाषा का विस्तार होता है। ठीक है, ये तो है ही, खेल में शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन हमें यहाँ लैंग्वेज के रूप से देखना है, तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 100 देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन असेसमेंट आप कर रहे हैं, आप किसे सर्वोपरि मानते हैं उस टाइम पे, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता और कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता मतलब उनकी पढ़ने की क्षमता का आकलन करना कि कितना उनको पढ़ना आता है, किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके की रहेगी भाई, बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी जिसमें संवाद हो, डायलॉग हो, इस तरीके की कहानी से आप उनकी पढ़ने की क्षमता को असेस कर सकते हैं। 102 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। ठीक है, उनकी मातृभाषा को हम बोले तो, क्योंकि जो घर की भाषा होती है उसमें क्या होता है, वो घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, उसी में वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं आसानी से। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है ना, जो घर पे बच्चे काम करके लेके आते हैं, तो उस चीज़ को देने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सीख तो उसने स्कूल में भी लिया, लेकिन उस सीखने का विस्तार जो होता है, सीखने का विस्तार जो करना है, वो कहाँ पे होगा, स्कूल लेवल पे होगा। ठीक है, 104 देखिए, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है भाई, आघात या बाधा। तो भाषा सीखने में मातृभाषा की बाधा क्या पूर्ण रूप से होती है, क्या नहीं होती, या होती है या आंशिक रूप से होता है, तो ये हमने बताना है। तो सभी को पता है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात या आघात होता है। ठीक है,
मतलब उनका मेन घात होता है, मेन आघात मातृभाषा का दूसरी भाषा को सीखने में होता है। आघात लेके चलिए आप इसका मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भाषा सीखते हैं तो कुछ गलतियां होती है, त्रुटि होती है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य नहीं है वो क्या है भाई, 105 का, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, मतलब वो हमेशा ही रहती है। तो ऐसा नहीं होता, त्रुटियां अस्थायी होती है। और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा रहेगा 1 to 1। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे किस तरीके की कविताएं पसंद करते हैं, ये हमने बताना है। तो बच्चे यहाँ पे जो कविताएं पसंद करते हैं स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, वो लय पूर्ण, जिनमें ना लय होती है, लय के साथ एक टीचर गाता है और उनको वो कविताएं पसंद आती हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्षर स को श कहती है। तो भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आपका रोल क्या रहेगा? देखिए, जो स को श हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। आप उसको ये तो बताएंगे भाई ये स है, श नहीं है, तो लेकिन वो सुधार उसका प्रैक्टिस करेगा ना बच्चा जब स्वयं होगा, और आप उसको यह बताएंगे कि ये करेक्ट है और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्षेत्रीय भाषा की वजह से। 123 देखिए, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। पढ़ते समय, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पढ़ते समय ऐसा होता है। तो क्या रहेगा इसका, वो किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से, क्योंकि उसको लक्ष्य पढ़ना नहीं आता, डिसलेक्सिया, ठीक है। ये निमोनिक्स में बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, मतलब एक तरीके से जो ओड वन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र, ये सारे क्या है, हम इनको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविजन हमारी दृश्य है, दृश्य श्रव्य दोनों तरीके की सामग्री है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संख्या पढ़ाते समय पहले संख्या की परिभाषा देती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो अध्यापिका कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पे कर रही है? तो देखिए, ये निगमन विधि होती है भाई। एक बार ना हम इन विधियों को सारियों को समझ लेते हैं कि कौन सी विधि क्या होती है। निगमन विधि क्या होती है? शिक्षण में जो निगमन विधि है ना, ये वाली विधि, उस विधि को कहते हैं जिसमें हम कहाँ से कहाँ चलते हैं भाई, सामान्य से और विशिष्ट की ओर हम मूव करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम मूव करते हैं। और इस विधि में क्या होता है, शिक्षक जो होता है पहले छात्रों के सामने कोई भी नियम प्रस्तुत करेगा, जैसे यहाँ पे टीचर ने डेफिनेशन दी, और तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को, कि ये नियम सही है, उसको प्रमाणित करने के लिए टीचर उदाहरण देगा। ये तो थी हमारी निगमन, ठीक है। अब आते हैं आगमन विधि पे। यहाँ पे क्या होगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, कि जैसे ये है भाई, संज्ञा से ही लगा लीजिए, तकिया, पंखा, कार, ये सब क्या है, ये सारी संज्ञा है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर यह विधि क्या कहती है, उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, कि मतलब हर वस्तु के, किसी भी वस्तु के स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहा जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़े, विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चले, मूर्त से हम अमूर्त की तरफ चले। तो यह जो विधि होती है ना हमारी आगमन विधि, इसको हम विश्लेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। और इस विधि में जो भी विद्यार्थी होता है, सर्वप्रथम वो उदाहरण देखते हैं, और फिर उदाहरण की हेल्प से जो सिद्धांत है उसके नियम तक पहुंचते हैं, या सिद्धांत या नियम तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है भाई, इसमें मेंशन है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि क्या होती है, ये संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। जो संस्कृत की व्याकरण होती है ना, उसको सीखने की ये बहुत पुरानी विधि है, और इसमें जो व्याकरण के नियम हैं,
या व्याकरण के नियमों के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को कंठस्थ कराया जाता है, लर्न कराया जाता है। सूत्रों का मुख्य उद्देश्य है घटे समुद्र पूर्णम। ऐसे देखो ये क्या है, एक हमारा क्या है, एक संस्कृत का वर्ड है, मतलब घड़े में समुद्र भरना है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आपको जो संस्कृत के नियमों के सूत्र है ना, उनको याद कराया जाता है सूत्र विधि के अंदर। मतलब आप इसमें ना कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। सूत्र विधि की अगर हम बात करें, जैसे घटे समुद्र पूर्णम, ये एक वर्ड हो गया, और इसका अगर हम लार्ज मीनिंग निकाले तो घड़े में समुद्र भरना। तो यहाँ कम शब्दों में हम अधिक बात कहते हैं, वो इस विधि का उद्देश्य होता है, सूत्र विधि का। मूव करते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रहेगा 126। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य हमारा क्या है। जो हम हिंदी भाषा सिखाते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का बच्चों के अंदर विकास करना। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, जब बच्चे लिखते हैं तो उनकी जो लिखने की पोटेंशियलिटी है उसका आकलन आप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा। विचारों की स्पष्टता तो होगी, मौलिकता भी देखी जाएगी, बच्चे की कल्पनाशीलता भी देखी जाएगी, लेकिन उनके मानक वर्तनी का इसमें सबसे कम रोल होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि नेक्स्ट देखिए भाई, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब जो कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे के बीच में बात होती है, वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्यों है? क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करने का एक आधारभूत माध्यम है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की श्रवण योग्यता, श्रवण मतलब सुनना, उनकी सुनने की योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक चीज जो सहायक है, क्या वो ऑडियो टेप है, क्या वो शब्दों का श्रुत लेख है, क्या परस्पर बातचीत है, या भाषा की प्रयोगशाला है, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो परस्पर बातचीत होगी तभी तो उनकी सुनने की बात, कोई दो बात करेगा वो सुन पाएंगे, तो परस्पर बातचीत उनकी श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, किसी कण में कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तो इसके उद्देश्य की पूर्ति जो नहीं करेगा भाई, उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, मतलब देखिए इसका मतलब है बच्चों के सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करें, उसमें शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी, बच्चे उससे सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं, मतलब जो मेन कौशल है जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कौशल हमने यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा सुनना और बोलना। आधारभूत, जिसका आधारभूत का मतलब होता है बच्चे हर जगह उनको यूज़ करते हैं, तो सुनना और बोलना यहाँ पे आधारभूत कौशल है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। अक्षर बोध मतलब अक्षर को समझने की एक विधि इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा प्रत्यक्ष विधि नहीं है। वर्ण विधि भी होती है, शब्द विधि भी होती है, वाक्य विधि भी होती है, जिनसे हमें अक्षर बोध होता है, अक्षर की समझ आती है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो इसकी विधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब पहले बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता देखी, फिर उससे संबंधित रिकॉर्ड तैयार किया गया, तो कौन सा कार्य यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो हमने बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उनकी रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्टिंग करना ये महत्वपूर्ण काम रहेगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब उनकी पढ़ना, बच्चा कितना रीड कर पा रहा है, उस एबिलिटी को क्या करना है, असेस करना है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा, अक्षर जोड़कर पढ़ना।
ये तो बहुत लो लेवल आ जाएगा भाई। चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, पढ़ने में परवाह, लेकिन अक्षर जोड़कर पढ़ना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है, ये हमने बताना है। तो ये है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। किसका प्रयोग भाई? भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग जब हम करते हैं ना, जो मतलब बच्चे को लेके जो लिटरेचर होता है, बाल जो साहित्य होता है, उनका प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क यह है कि इनका जो प्रयोग होता है वो बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। लैंग्वेज से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे हिंदी पैडा